होटल 1 एपिसोड 2 क्लोविस से पहले साक्ष्य और बहस। क्लोविस पूर्व स्थल ब्लूफिश गुफाएं और मेडोक्रॉफ्ट। उत्तरी अमेरिका में क्लोविस पूर्व मानव निवास के साक्ष्यों की खोज ने पुरातत्वविदों को महाद्वीप के प्रागैतिहासिक अभिलेखों में कुछ सबसे दिलचस्प और विवादास्पद स्थलों तक पहुंचाया है। इनमें से कनाडा के यूकोन में ब्लूफिश गुफाएं और पेंसिल्वेनिया में मेडोक्रॉफ्ट रॉक शेल्टर प्रमुख स्थल हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रारंभिक अमेरिकियों के जीवन और उनके प्रवास की प्रकृति के बारे में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ब्लूफिश गुफाएं उस दुनिया की एक दुर्लभ झलक पेश करती हैं जो 38 साल पहले बेरिंगियन ठहराव के दौरान अस्तित्व में थी। ब्लूफिश नदी के पास स्थित ये गुफाएं न केवल अपनी पुरातात्विक खोजों के लिए बल्कि प्राचीन बेरिंगिया के पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। नॉलेज टिवरीट के दशक के अंत और मेंडेज एसटी के दशक की शुरुआत में की गई खुदाई में जानवरों के अवशेषों का एक बड़ा भंडार मिला, जिसमें कारिबू और घोड़े जैसे प्राचीन विशाल जीवों की हड्डियां और साथ ही ऐसे औजार भी शामिल थे जो मानव उपस्थिति का संकेत देते हैं। इस स्थल पर मिली कलाकृतियां दर्शाती हैं कि यहाँ के निवासी अत्यधिक कुशल शिकारी थे जो अपने पर्यावरण के संसाधनों का दोहन करने में माहिर थे। ब्लूफिश गुफाओं से मिले सबसे सम्मोहक साक्ष्यों में से एक पत्थर के औजारों की उपस्थिति है, जो लगभग 4000 साल पुराने हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि अंतिम हिमनदी अधिकतम के दौरान लोगों ने इस क्षेत्र में निवास किया होगा। ये औजार इतनी सटीकता से बनाए गए हैं कि वे पाषाण तकनीक के उन्नत ज्ञान की ओर इशारा करते हैं, और इनमें ऐसे बिंदु शामिल हैं जो बाद की क्लोविस तकनीक से जुड़े औजारों से मिलते जुलते हैं, जिससे औजार बनाने की परंपराओं की निरंतरता और विकास पर सवाल उठते हैं। इन कलाकृतियों की खोज ने शोधकर्ताओं के बीच बहस छेड़ दी है, क्योंकि कुछ का मानना है कि ये क्लोविस लोगों से पहले के एक विशिष्ट सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जबकि अन्य तकनीकी विकास और प्रवासन की एक अधिक जटिल कथा का तर्क देते हैं। ब्लूफिश गुफाओं का पर्यावरणीय संदर्भ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र संभवतः अंतिम हिमनदीय अधिकतम की कठोर जलवायु परिस्थितियों के दौरान एक शरणस्थली रहा होगा, जिसने मानव और पशु दोनों ही आबादी के लिए एक स्थिर आवास प्रदान किया। इससे पता चलता है कि ब्लूफिश गुफाओं के निवासी न केवल उत्तरजीवी थे, बल्कि नवप्रवर्तक भी थे, जिन्होंने बदलते परिदृश्य के अनुसार अपनी रणनीतियों को अनुकूलित किया। बड़े शिकार के वर्धित शिकार प्रथाओं के प्रमाण इन प्रारंभिक लोगों की संसाधनशीलता को रेखांकित करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पर्यावरण की चुनौतियों का सामना किया। इसके विपरीत दक्षिण पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में स्थित मेडोक्रॉफ्ट रॉक शेल्टर क्लोविस पूर्व निवास स्थान पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस स्थल ने अपनी विस्तृत भूस्तर विज्ञान के लिए ध्यान आकर्षित किया है, जिससे हजारों वर्षों की मानवीय गतिविधियों को और अधिक विस्तृत रूप से समझने में मदद मिली है। उत्खनन से लगभग 60,000 वर्ष पूर्व की कलाकृतियों की परतें उजागर हुई हैं, जो इसे उत्तरी अमेरिका के सबसे पुराने जात पुरातात्विक स्थलों में से एक बनाती हैं। मेडोक्रॉफ्ट में मिली कलाकृतियों में औजार, चूल्हे और खाद्य प्रसंस्करण के साक्ष्य शामिल हैं, जो एक समृद्ध और विविध आहार की ओर इशारा करते हैं, जिसमें वनस्पति और पशु संसाधन दोनों शामिल थे। अग्निकुंडों की उपस्थिति से पता चलता है कि यहाँ के निवासी न केवल शिकारी थे, बल्कि संग्राहक भी थे, जो इस क्षेत्र की विविध वनस्पतियों का उपयोग करते थे। शिकार और संग्रहण का ये मिश्रण जीवन निर्वाह के प्रति लचीले दृष्टिकोण को इंगित करता है, जो कि प्लीस्टोसीन काल के उत्तरार्ध की अस्थिर जलवायु में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। मेडोक्रॉफ्ट के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक इसकी कलाकृतियों की तिथि निर्धारण को लेकर चल रही बहस है। इस स्थल पर 9000 साल पहले मानव उपस्थिति के शुरुआती दावों को संदेह की दृष्टि से देखा गया था, जिसके कारण व्यापक जांच और आगे के शोध हुए। चारकोल के नमूनों और संबंधित कलाकृतियों की रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण ने एक अधिक परिष्कृत समय रेखा प्रदान की है। फिर भी इन तिथियों की विश्वसनीयता और अमेरिका में मानव प्रवास के व्यापक आख्यान पर इसके प्रभावों को लेकर प्रश्न बने हुए हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है कि मेडोक्रॉफ्ट से प्राप्त साक्ष्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम हो सकते हैं,
जबकि समर्थकों का कहना है कि यह स्थल क्लोविस क्षितिज से पहले की मानवीय गतिविधियों का एक वैध रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है। ब्लूफिश गुफाओं और मीडोक्रॉफ्ट रॉक शेल्टर से प्राप्त विरोधाभासी खोजें उत्तरी अमेरिका में प्रारंभिक मानव निवास की जटिलता को उजागर करती हैं। जहां ब्लूफिश गुफाएं एक विशिष्ट सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संदर्भ की झलक प्रस्तुत करती हैं, वहीं मीडोक्रॉफ्ट प्रारंभिक आबादी की अनुकूलनशीलता और लचीलेपन का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये स्थल मिलकर अमेरिका में किसी एक प्रवासन घटना की धारणा को चुनौती देते हैं और इसके बजाय सहस्राब्दियों में आंदोलनों और अनुकूलनों की एक श्रृंखला का सुझाव देते हैं। इसके अलावा इन खोजों के निहितार्थ केवल समय सीमाओं और पुरातात्विक बहसों से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। ये हमें इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करते हैं कि तेजी से बदलती दुनिया में इंसान होने का क्या मतलब है। ब्लूफिश गुफाओं और मेडोक्रॉफ्ट के लोग अपने पर्यावरण के निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं थे। वे सक्रिय भागीदार थे, अपने भूदृश्यों को आकार दे रहे थे, संबंध स्थापित कर रहे थे और ऐसी तकनीकें विकसित कर रहे थे जो उन्हें अपने समय की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकें। जैसे जैसे इन लोग पूर्व के अन्य स्थलों पर शोध जारी रहेगा, अमेरिका की कहानी निस्संदेह विकसित होगी। ब्लूफिश गुफाओं और मेडोक्रॉफ्ट रॉक शेल्टर से प्राप्त साक्ष्य मानव इतिहास के उस समृद्ध ताने बाने की याद दिलाते हैं जो क्लोविस शिकारियों और उनके वंशजों की अधिक परिचित कहानियों से भी पहले का है। इन स्थलों का निरंतर अन्वेषण न केवल उत्तरी अमेरिका में प्रारंभिक मानव जीवन की हमारी समझ को समृद्ध करता है, बल्कि हमें उन लोगों के लचीलेपन और सरलता पर भी विचार करने के लिए आमंत्रित करता है जिन्होंने सबसे पहले इस विशाल और विविध भूमि को अपना घर कहा था। ऐसा करने से हम मानवीय अनुभव की गहराई की सराहना करने लगते हैं, जो यूरोपीय लोगों के आगमन से बहुत पहले इस महाद्वीप के इतिहास के ताने बाने में बुना हुआ था। प्रारंभिक लोगों के समय और मार्गों पर बहस, उत्तरी अमेरिका में प्रथम लोग कब और कैसे पहुंचे, यह प्रश्न लंबे समय से पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और मानव विज्ञानियों को आकर्षित करता रहा है। क्लोविस संस्कृति पर केंद्रित प्रचलित कथा ये मानती है कि लोग लगभग 14,035 वर्ष पूर्व अंतिम हिमद अधिकतम के दौरान बेरिंगिया नामक भूमि पुल के माध्यम से महाद्वीप में आए थे। हालांकि विभिन्न पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त साक्ष्य इस समयरेखा को चुनौती देते हैं तथा प्रवास मार्गों और समयरेखाओं के एक जटिल जाल का सुझाव देते हैं। क्लोविस संस्कृति, जो अपने विशिष्ट पत्थर के औजारों और बड़े जानवरों के शिकार की प्रथाओं से परिभाषित होती है, उत्तरी अमेरिका में मानव आगमन की कथा में एक महत्वपूर्ण बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। परंपरागत रूप से इसे महाद्वीप की सबसे प्राचीन जात संस्कृति माना जाता रहा है, जिसकी कलाकृतियां लगभग 10,000 वर्ष पूर्व की हैं। फिर भी यूकोन में ब्लूफिश गुफाओं और पेंसिल्वेनिया में मीडोक्रॉफ्ट रॉक शेल्टर जैसे स्थलों पर हाल की खोजें बताती हैं कि उत्तरी अमेरिका में मानव उपस्थिति क्लोविस से हजारों वर्ष पहले की हो सकती है। ब्लूफिश गुफाओं में कटे हुए निशानों वाली प्राचीन जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य 20,000 वर्ष पूर्व के मानव हाथों द्वारा संभवतः वध किए जाने का संकेत देते हैं। इस खोज ने मानव प्रवास के समय और पहले से जात की तुलना में पहले अधिक विविध आबादी की संभावना के बारे में बहस को जन्म दिया है। प्रवास मार्गों पर बहस भी उतनी ही विवादास्पद है। क्लोविस प्रथम मॉडल हिमनदों के पीछे हटने पर बर्फ की चादरों के बीच खुलने वाले एक आंतरिक गलियारे से होकर प्रवास का एक ही मार्ग सुझाता है। हालांकि कुछ शोधकर्ता एक वैकल्पिक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं जिसमें आदिमानव खेल्प हाईवे का उपयोग करते थे, जो प्रशांत महासागर के किनारे एक तटीय मार्ग था। इस परिकल्पना के अनुसार समूह नावों से या तटरेखा के किनारे यात्रा करते थे और बर्फ से ढके आंतरिक भाग की कठोर परिस्थितियों से बचते हुए समृद्ध समुद्री संसाधनों का दोहन करते थे। आनुवंशिक और पुरातात्विक साक्ष्य इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जो दर्शाते हैं कि आबादियां अपने बेरिंगियन पूर्वजों से पहले से सोचे गए समय से अलग हो गई होंगी, जिसके परिणामस्वरूप पूरे महाद्वीप में विविध सांस्कृतिक अनुकूलन हुए। प्राचीन डीएनए अध्ययनों ने इस कथा को और जटिल बना दिया है, जिससे पता चलता है कि आरंभिक निवासियों की आनुवंशिक वंशावली किसी एक ही आबादी से सीधे वंशज होने की तुलना में कहीं अधिक जटिल है।
मोंटाना में लगभग 2600 वर्ष पूर्व के एंजिक-1 कंकाल की खोज ने इन आरंभिक लोगों की आनुवंशिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। आनुवंशिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि वह व्यक्ति क्लोविस और बाद के मूल अमेरिकी समूहों दोनों से संबंधित आबादी का था, जो एक जटिल प्रवास और बसावट पैटर्न का संकेत देता है। इसके अलावा प्राचीन बेरिंगियन का अस्तित्व क्लोविस वंश से विचलन का संकेत देता है, जो विभिन्न समूहों के बीच कई प्रवासों और अंतःक्रियाओं की संभावना को उजागर करता है। जैसे जैसे पुरातात्विक बहस जारी है, इन निष्कर्षों के निहितार्थ केवल समय सीमाओं से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हमें प्रारंभिक उत्तरी अमेरिका में सांस्कृतिक पहचान और अनुकूलन की प्रकृति पर पुनर्विचार करने की चुनौती देते हैं। क्लोविस संस्कृति, जिसे कभी बड़े शिकारियों के एक समरूप समूह के रूप में देखा जाता था, अब मानव अनुभव के एक व्यापक ताने बाने के हिस्से के रूप में समझी जाती है, जिसमें विभिन्न निर्वाह रणनीतियाँ, प्रौद्योगिकियाँ और सामाजिक संगठन शामिल थे। इस अवधि के दौरान जलवायु परिवर्तन की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। यंगर ड्राइस लगभग 2,000 वर्ष पूर्व हिमयुगीय परिस्थितियों की अचानक वापसी ने संभवतः आरंभिक निवासियों को अनुकूलन के लिए बातचीत किया, अन्यथा नष्ट हो गए। जैसे जैसे आवास बदलते गए और विशाल जीव विलुप्त होने के कगार पर पहुंचते गए, विविध वातावरणों में नेविगेट करने और उनका दोहन करने की क्षमता जीवित रहने के लिए बेहद ज़रूरी हो गई। इस पर्यावरणीय तनाव ने शायद आबादी को ज़्यादा स्थिर संसाधनों वाले क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए प्रेरित किया होगा, जिससे महाद्वीप में उनकी गतिविधियों को समझना और भी जटिल हो गया होगा। इन बहसों को और भी जटिल बना रहा है क्लोविस पूर्व के अतिरिक्त स्थलों की खोज, जो लगातार इस भूदृश्य से उभर रहे हैं और जिनमें से प्रत्येक उत्तरी अमेरिका में मानव इतिहास के वृत्तांत में योगदान देता है। टेक्सास में गॉल्ट स्थल और ओरेगन में पैसले गुफाएं जैसे स्थलों ने क्लोविस से पहले की मानवीय गतिविधियों और आवास के प्रमाण प्रदान किए हैं। पैसले गुफाओं में कोप्रोलाइट्स, जीवाश्म गोबर की खोज, जिसमें पौधों के अवशेष और पशु प्रोटीन पाए गए हैं, क्लोविस क्षितिज से बहुत पहले के आहार संबंधी प्रथाओं और मानव अनुकूलन के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करती है। उत्तरी अमेरिका में पहले से मौजूद मानव की मौजूदगी का संकेत देने वाले बढ़ते प्रमाणों के बावजूद अकादमिक बहस अभी भी ध्रुवीकृत बनी हुई है। संशयवादियों का तर्क है कि क्लोविस पूर्व खोजों की व्याख्याएं अक्सर अस्पष्ट होती हैं, जो पुरातात्विक अनुसंधान में कठोर पद्धतियों और पुनरुत्पादन क्षमता की आवश्यकता पर बल देती हैं। वे वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक सहमति के बिना स्थापित समय सीमाओं को संशोधित करने की हड़बड़ी के प्रति आगाह करते हैं। हालांकि पूर्व आगमन सिद्धांत के समर्थक अतीत की अधिक सूक्ष्म समझ बनाने के लिए आनुवंशिकी, जलवायु विज्ञान और पुरातत्व सहित अंतर्विषयीय दृष्टिकोणों को एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। आदिकालीन लोगों के समय और मार्गों से जुड़ी बहसों की जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरी अमेरिका में मानव प्रवास का इतिहास अभी तक सुलझा नहीं है। जैसे जैसे नए साक्ष्य सामने आते जा रहे हैं, हमें अपनी मान्यताओं पर पुनर्विचार करने और इस विशाल महाद्वीप को आकार देने वाले मानवीय अनुभवों की जटिलता को समझने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। ये बदलते आख्यान न केवल आदिकालीन लोगों के लचीलेपन को दर्शाते हैं, बल्कि पर्यावरण और संस्कृति के बीच उस गतिशील अंतर्संबंध को भी दर्शाते हैं जिसने मानव इतिहास की विशेषता बताई है। अंततः ये चर्चाएं उत्तरी अमेरिका के पूर्व कोलंबियाई अतीत की समृद्धि पर जोर देती हैं और इसके प्रथम निवासियों की पूरी कहानी को उजागर करने में चल रहे शोध के महत्व को रेखांकित करती हैं। जैसे जैसे हम मानव प्रवास के जटिल रास्तों पर आगे बढ़ते हैं, हमें नए और विविध आख्यानों की संभावनाओं के लिए खुले रहना चाहिए, जो स्थापित मानदंडों को चुनौती देते हैं, जिससे हम प्रारंभिक अमेरिकियों का अधिक व्यापक और सटीक चित्रण कर सकें। प्रवासन को समझने में प्राचीन डीएनए की भूमिका। प्राचीन डीएनए विश्लेषण के आगमन ने मानव प्रवासन पैटर्न, विशेष रूप से अमेरिका के प्रथम लोगों के संबंध में, की हमारी समझ को गहराई से बदल दिया है। विद्वान और पुरातत्वविद लंबे समय से प्रारंभिक निवासियों के समय और मार्गों के बारे में जानने के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में प्राचीन डीएनए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है, जो पारंपरिक पुरातात्विक विधियों का पूरक है।
साक्ष्य की इस नई परत ने न केवल प्राचीन आबादी के जनसांख्यिकीय इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान की है, बल्कि इन प्रारंभिक प्रवासों की जटिलता के बारे में बहस को भी जन्म दिया है। प्राचीन डीएनए क्रांति के मूल में हजारों वर्षों से दबे पड़े अवशेषों से आनुवंशिक सामग्री निकालने की क्षमता निहित है। प्रारंभिक नमूनों, जैसे कि मोंटाना में एंजिक्वन के दफन से प्राप्त नमूनों से अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई है। लगभग 1260 वर्ष पूर्व रहने वाले एक बालक एंजिक्वन के पास क्लोविस औजारों और कलाकृतियों का एक समृद्ध संग्रह पाया गया था, जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संदर्भ का संकेत देता है। एंजिक्वन के अवशेषों के आनुवंशिक विश्लेषण से समकालीन मूल अमेरिकी आबादी और प्राचीन बेरिंगियन दोनों के साथ संबंधों का पता चला, जिससे क्लोविस संस्कृति और बेरिंगिया के प्रारंभिक निवासियों के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित हुआ। इस खोज के महत्वपूर्ण निहितार्थ है। यह सुझाव देता है कि क्लोविस लोग, जिन्हें कभी एक अलग थलग समूह माना जाता था, वास्तव में एक व्यापक और अधिक परस्पर जुड़ी हुई आबादी का हिस्सा थे, जो प्राचीन बेरिंगियन प्रवासियों के वंशज थे। प्राचीन डीएनए की भूमिका एंजिक-1 जैसे व्यक्तिगत मामलों से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसने उत्तरी अमेरिका के आनुवंशिक परिदृश्य को व्यापक रूप से समझने में मदद की है। उदाहरण के लिए, तथाकथित प्राचीन बेरिंगियन से जुड़े एक आनुवंशिक वंश की पहचान, जो अंतिम हिमनदीय अधिकतम के दौरान बेरिंगिया क्षेत्र में रहते थे, ने दक्षिण की ओर महान प्रवास से पहले मौजूद एक विविध आबादी की तस्वीर पेश की है। यह वंश उस बाद की आबादियों से अलग प्रतीत होता है जो पूरे महाद्वीप में फैल गई और प्रवास और अनुकूलन के जटिल पैटर्न की ओर इशारा करती हैं, जो प्रवास की एक विशिष्ट लहर की पहले से प्रचलित धारणा को चुनौती देते हैं। प्रवास की घटनाओं के समय और संख्या को लेकर, विशेष रूप से तटीय और आंतरिक मार्गों के संबंध में बहस जारी है। आनुवंशिक साक्ष्य बताते हैं कि बेरिंगियन ठहराव ने एक ऐसी आबादी को जन्म दिया होगा जो बाद में बिखर गई, लेकिन प्रारंभिक अमेरिकियों में आनुवंशिक विविधता की उपस्थिति प्रवास की कई लहरों का संकेत देती है। कुछ शोधकर्ता एक महत्वपूर्ण तटीय मार्ग का तर्क देते हैं, जिसे अक्सर खिल्प हाईवे कहा जाता है, जिसने प्रारंभिक लोगों को समुद्री संसाधनों का दोहन करते हुए प्रशांत तट के साथ यात्रा करने की अनुमति दी होगी। इस परिकल्पना को ओरेगन में पैसले गुफाओं जैसे स्थलों पर पुरातात्विक खोजों से बल मिलता है, जहां कोप्रोलाइट्स जीवाश्म मल लगभग 4300 साल पहले के पाए गए हैं, जो क्लोविस क्षितिज से बहुत पहले मानव उपस्थिति का संकेत देते हैं। इसके विपरीत आंतरिक गलियारा, जो ग्लेशियरों के पीछे हटने के साथ सुलभ हो गया, आनुवंशिक अध्ययनों द्वारा भी समर्थित है। जैसे जैसे आबादी आंतरिक क्षेत्रों में फैली, उन्होंने संभवतः विभिन्न पारिस्थितिक आवासों के साथ अनुकूलन किया, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय आनुवंशिक विविधताएं उत्पन्न हुईं, जिनका पता आज भी आधुनिक आबादी में लगाया जा सकता है। प्राचीन डीएनए ने इस बात प्रकाश डाला है कि कैसे ये प्रारंभिक समूह एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते थे और अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलते थे, जिससे सांस्कृतिक और जैविक प्रभावों के गतिशील अंतर्संबंध का पता चलता है। इन निष्कर्षों के निहितार्थ सांस्कृतिक प्रथाओं की हमारी समझ पर भी प्रभाव डालते हैं। आनुवंशिक अध्ययनों से पता चलता है कि ये प्रवास केवल भौतिक स्थानांतरण नहीं थे, बल्कि इनमें तकनीकों, भाषाओं और सामाजिक संरचनाओं का आदान प्रदान भी शामिल था। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान क्लोविस काल के बाद की पाषाणकालीन परंपराओं, जैसे कि फॉल्सम और प्लेनो संस्कृतियों, में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो ऐसे तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करती हैं जो अलग थलग होकर नहीं उभरे होंगे। इन समूहों के बीच आनुवंशिक संबंध इस बात की याद दिलाते हैं कि मानव प्रवास की कहानी एकाकी प्रगति की नहीं, बल्कि मानव अनुभव के विविध धागों से बुनी गई एक ताने बाने की कहानी है। इसके अलावा प्राचीन डीएनए के अध्ययन ने उन पर्यावरणीय कारकों पर विचार करने के महत्व को भी सामने लाया है, जिन्होंने प्रवासन निर्णयों को प्रभावित किया होगा। प्लीस्टोसीन के उत्तरार्ध और होलोसीन के आरंभिक युगों के दौरान जलवायु परिवर्तन ने परिवर्तनशील भूदृश्यों का निर्माण किया, जिससे संभवतः खाद्य स्रोतों और आवास की उपलब्धता प्रभावित हुई। विशिष्ट पर्यावरणीय अनुकूलनों के साथ आबादियों को जोड़ने वाले आनुवंशिक साक्ष्य हमारी इस समझ को बढ़ाते हैं कि ये प्रारंभिक लोग अपनी दुनिया में कैसे आगे बढ़ते थे, विशाल जीवों का शिकार करते थे
और तेजी से बदलते पारिस्थितिकी तंत्र में संसाधन जुटाते थे। जैसे जैसे शोधकर्ता प्राचीन डीएनए का गहन अध्ययन करते हैं, उन्हें अपने काम के नैतिक पहलुओं का सामना करना पड़ता है, खासकर मूल निवासियों के अवशेषों के संदर्भ में। समकालीन मूल अमेरिकी समुदायों के साथ सहयोग की आवश्यकता सर्वोपरि है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पूर्वजों से जुड़ी कथा सम्मानजनक और समावेशी हो। कई मूल निवासी समूहों ने लंबे समय से मौखिक इतिहास बनाए रखा है, जो उनकी भूमि और उनके पूर्वजों के साथ उनके गहरे संबंधों को दर्शाता है। और इन परंपराओं के साथ आनुवंशिक साक्ष्यों का एकीकरण अतीत का एक अधिक समग्र दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। इन घटनाक्रमों के आलोक में प्रवासन के स्वरूपों को समझने में प्राचीन डीएनए की भूमिका आशाजनक और जटिल दोनों है। ये प्रवासन के उन सरलीकृत मॉडलों को चुनौती देता है जो कभी चर्चा में छाए रहते थे, और विविधता और अंतर्संबंधों से भरपूर एक परिदृश्य को उजागर करता है। अब विद्वानों को अमेरिका के लोगों के बारे में अधिक सूक्ष्म समझ बनाने के लिए आनुवंशिक आंकड़ों को पुरातात्विक और नृवंश विज्ञान संबंधी साक्ष्यों के साथ साम्य स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। अंततः प्राचीन डीएनए अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करता है, जो उत्तरी अमेरिका के प्रारंभिक निवासियों को उनके आधुनिक वंशजों से जोड़ता है। जैसे जैसे ये क्षेत्र विकसित होता जा रहा है, इसमें न केवल इन प्रारंभिक लोगों के प्रवास मार्गों को, बल्कि उनके पर्यावरण के अनुरूप विकसित हुई संस्कृतियों के समृद्ध ताने बाने को भी उजागर करने की क्षमता है। प्राचीन डीएनए के माध्यम से प्रकट अमेरिका की कहानी लचीलेपन, अनुकूलन और एक साझा मानवीय विरासत की कहानी है, जो वेल्थसेंड वर्षों से भी अधिक पुरानी है, जो हमें उन लोगों की स्थायी विरासत पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है जो हमसे बहुत पहले इस भूमि पर आए थे। एक civilizationbuilders.net, amazon.com/author Jenna Constant। सभ्यता का पुनर्निर्माण, एक समय में एक आवाज़।